आपको नीट में क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, तो बेटा बिना शक शुबा के आप आंसर लिखेंगे अमोनिया, पहली बात। दूसरी बात यह कि जो ऑर्गेनिजम्स बेटा अब मोस्टली अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं बेटा अमोनियोटैलिक। सो जो ऑर्गेनिजम्स मोस्टली बेटा अमोनिया एज वेस्ट प्रोडक्ट एलिमिनेट करते हैं अपनी बॉडी से, उनको हम बेटा अमोनियोटैलिक कहते हैं। वो भी एग्जांपल्स आपको अभी मिलेगी कि अमोनियोटैलिक कौन कौन है। उसके बाद बेटा जरा गौर से देखिएगा, आपको यह पता होनी चाहिए कि जो अमोनिया है इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि इजिली बेटा वाटर के साथ बॉन्ड बनाता है। और अगर आप देखेंगे जब अमोनिया बेटा वाटर के साथ मिलता है तो यह बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और जब यह अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट हो जाता है इनटू अमोनियम आयन एंड बेटा हाइड्रोक्सिल आयन। और बेटा अगर आप गौर से देखेंगे इसकी वाटर में बहुत ज्यादा सॉल्युबिलिटी है, इसीलिए बेटा जो अमोनिया है इसको बाहर निकालने के लिए आपको ढेर सारा पानी चाहिए। आप चौंक जाओगे सुन के कि अगर कोई जानवर अमोनियोटैलिक है, 1 ग्राम अमोनिया को बाहर निकालने के लिए इसको 500 ml वाटर चाहिए। सो फॉर एलिमिनेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ अमोनिया एक ऑर्गेनिज्म को बेटा 500 ml पानी की जरूरत पड़ती है। यही वजह है कि जो ऑर्गेनिजम्स बेटा अमोनियोटैलिक होते हैं वो ज्यादातर एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ज्यादातर पानी में रहते हैं। यह बेटा पॉइंट आप याद रखिएगा। सो जो अमोनियोटैलिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो मोस्टली अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं, वो ज्यादातर बेटा क्या होते हैं, एक्वेटिक, पानी में ही रहते हैं, क्योंकि इनको बहुत सारा पानी चाहिए फॉर रिमूवल फॉर एलिमिनेशन ऑफ अमोनिया। और बेटा आगे ही अपनी कहानी बयान कर रहे हैं कि 1 ग्राम अमोनिया को दफा करने के लिए आपको 500 ml वाटर चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सॉल्युबल होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, आरडी AIPMT 2013 में इसको पूछा भी गया है। इस क्वेश्चन को हमें वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इनिशियल पॉइंट ए पे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल दिया है। जरा देखो, हमें बी पे निकालना है इसकी वेलोसिटी। ए पे दी है, ए पे कितना दिया है, ट्वाइस आई कैप प्लस 3j कैप, यानी एक्स कंपोनेंट 2 है और वाई कंपोनेंट 3 है। एक्स कंपोनेंट इसका 2 है और वाई कंपोनेंट 3 है। जरा देखो, जब ये हिट करेगा, एक पहली बात सुनो, एक्स कंपोनेंट तो चेंज होने वाला नहीं है, यानी आई के साथ हमेशा 2 ही आएगा। अगेन ऑप्शन किस में 2 है, एक तो ये -2 है, -2 ये उल्टा हुआ है, ये तो है नहीं। अब ऑप्शन या तो ए है ना तो बी है, क्योंकि एक्स कंपोनेंट चेंज होने वाला नहीं है, तो यहां 2i कैप है, वहां भी होना चाहिए, किसी भी पॉइंट पे भी होना चाहिए 2i कैप, इंक्लूडिंग दिस पॉइंट बी। तो 2i कैप यहां पर भी है और मगर यहां पर भी है। मगर सुनिएगा, अब जो है यहां पे 3j कैप, यहां पे जो वेलोसिटी इधर आएगी, इधर आएगी, यहां इसके कंपोनेंट निकाले, एक इधर और एक इधर। ये जो इधर था पहले इनिशियली जो इधर था वो 2 था, इधर भी यहां पे 2 ही रहेगा। लेकिन जब ये ऊपर कहां गया, ये ऊपर पहले इनिशियल वेलोसिटी ऊपर कितनी थी, वर्टिकल ऑफ फोर्स 3। तो जब ये हिट होगा सेम लेवल पे, अगेन जो लेवल ए की है वही लेवल बी की है, सेम लेवल पे है, सेम लेवल पे इसके जो वाई कंपोनेंट है वो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि अगर ऊपर लेंगे 3 तो यहां नीचे लेना पड़ेगा फिर -3। यानी जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 2i कैप, 2 along i, और जो है -3j कैप, या जो -3 कंपोनेंट है, जो 3 कंपोनेंट है वो -j कैप में है, यानी आना चाहिए -3j कैप। तो कौन सी ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 2i कैप -3j कैप। The fact behind this is that the x component has to be same, and since it comes on the same level as is the level of a, so vertical component will be inverted. So 3i कैप के बदले -3i कैप यहां पे होगा, बाकी i कैप तो वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल के लिए देखो इक्वेशन ट्रेजेक्टरी यहां से दी हुई है, प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन ट्रेजेक्टरी दी है, हमें उसके लिए रेंज निकालना है, इस इंफॉर्मेशन से हमें इसका रेंज निकालना है। देखिए हमें पता है, जरा आप अच्छी तरह से देखिए, जो प्रोजेक्टाइल है ये यहां से लेकर इधर से इधर आ रहा है, ठीक है ना। जब यहां पे ये पॉइंट जो है, यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, वो होगा r, और y कोऑर्डिनेट कितना होगा 0, क्योंकि जो ही ये हाइट ले रहा है y कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, और यहां y कोऑर्डिनेट सबसे हाईएस्ट है जिसको मैक्सिमम हाइट भी कहते हैं। उसके बाद जो ही वापस आ रहा है y कोऑर्डिनेट इसका कम होने लगता है, और जब ये वापस आया तो ये
इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है 0, क्योंकि वापस किस डायरेक्ट किस एक्सिस पे आया, एक्स एक्सिस पे जब वापस आया, और हमें पता एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, और जब वाई कोऑर्डिनेट 0 बना उसके बाद एक्स कोऑर्डिनेट कितना है r, तो इसमें क्या करोगे, y को अगर आप 0 नाम दोगे तो फिर इज इक्वल 3, x का नाम क्या पड़ेगा फिर r, दैट 3r स्क्वायर माइनस 4x का नाम फिर r पड़ेगा। द क्वेश्चन इज डन। तो 4r, देखो 3r स्क्वायर इधर ही रहेगा, इज इक्वल 4r इधर रहेगा, वो 4r है, एक r कैंसिल, अब r इधर ही है, r इज इक्वल टू 4/3। सो मैंने क्या यूज किया, मैंने फैक्ट यूज किया यहां पे, व्हेन आवर, मैं अगेन समझाऊं, जो ही ये यहां से लेकर यहां तक गया, फॉर एग्जाम्पल यहां तक गया है, ये इसका y कोऑर्डिनेट है, इसका x कोऑर्डिनेट है, जब ये वापस यहां पे आया, अभी x कोऑर्डिनेट कितना है r, y कोऑर्डिनेट कितना आया होगा 0, व्हेन x इज इक्वल टू r, मैंने x को पुट वैल्यू r किया, y को पुट 0 किया, तो मुझे इसका आंसर आया। सो लेट्स मूव टू, इट इज 4/3 आंसर। नो लेट्स, जिस भी फ्लावर में बेटा ऑटोगैमी होगी, पहले वो लाजमी होना चाहिए बाइसेक्सुअल। तो ये ऑटोगैमी किन फ्लावर्स में हो जाएगी, ये पहले याद रखना है, ये हो जाएगी हमेशा और हमेशा किन फ्लावर्स के अंदर बेटा, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर। यानी कि इसके लिए पहली कंडीशन है फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए। दूसरा चीज बेटा टेक्स्ट ने लिखा है, ये एक साथ ही एक अलाइनमेंट में होनी चाहिए, ये एक पोजीशन पर होनी चाहिए। क्या क्या, यानी कि ये जो स्टेमिन आप देख रहे बेटा और ये जो कार्पल आप देख रहे बेटा, दे शुड बी क्लोज टू ईच अदर। हां, ये भी टेक्स्ट लिख रही है, स्टेमिन एंड कार्पल, ये टेक्स्ट की भाषा कह रहा हूं बेटा, स्टेमिन एंड कार्पल शुड बी क्लोज टू ईच अदर। यानी कि ऑटोगैमी होने के लिए पहला कंडीशन फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए, दूसरी कंडीशन स्टेमिन एंड कार्पल शुड बी क्लोज टू ईच अदर, शुड बी क्लोज टू ईच अदर बेटा, ये याद रखना पड़ेगा। तीसरा चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है, यानी कि यहां पर सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए, दो चीजों की सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए। किस किस चीज की सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए, वन इज पोलन रिलीज एंड रिसेप्टिविटी ऑफ स्टिग्मा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। ऑटोगैमी के लिए जो तीसरा कंडीशन है, ये कंडीशन पहला है, ये कंडीशन सेकंड है, कंडीशन थर्ड में लिख रहा हूं बेटा, देयर शुड बी देयर शुड बी सिंक्रोनाइजेशन, देयर शुड बी सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। सर सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, सिंक्रोनी क्या होता है, दो चीजों का साइमल्टेनियसली होना सिंक्रोनी कहलाता है बेटा। सिंक्रोनाइजेशन किस किस में होना चाहिए, पोलन रिलीज, समझ रहे बेटा, पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी बेटा। यानी कि मैंने आपको समझाया ऑटोगैमी होता है विद इन फ्लावर पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्राम फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, उसको हम कहते हैं बेटा ऑटोगैमी। ऑटोगैमी होने के लिए तीन चीजों का होना जरूरी है, फ्लावर का पहला बाइसेक्सुअल होना लाजमी है, और स्टेमिन और कार्पल शुड बी क्लोज टू ईच अदर, ये भी जरूरी है बेटा, और सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए, साइमल्टेनियसली क्या होना चाहिए, पोलन रिलीज, यानी कि जिस टाइम यहां से पोलन ग्रेन निकलेगा बेटा, उसी तरीके से उसी टाइम पर स्टिग्मा रिसेप्टिव होना चाहिए, स्टिग्मा should be capable of taking that pollen grain। अगर पोलन रिलीज हो गया, स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं है बेटा, ऑटोगैमी की कोई संभावना नहीं बनती है बेटा। तो बच्चे, about another type of simple permanent tissue that is known as collenchyma। हाँ बेटे, what is that known as collenchyma? So the term collenchyma was given by bete, he was known as Shelidine। Who coined the term collenchyma? The term collenchyma was proposed by Shelidine। ठीक है। Second important point is collenchyma is living mechanical tissue। ये वो टिश्यू है बेटे जो मैकेनिकल सपोर्ट देता है, जहां पर ये प्रेजेंट होगा ये मैकेनिकल सपोर्ट देगा, ठीक है ना। बट वन इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर, इट इज ए मैकेनिकल टिश्यू नो डाउट, बट इट इज ए लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, ठीक है। सो यहां पे बच्चे ख्याल रखेंगे आप। सो लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, इट इज ए लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, ऑलराइट। ये कहां पर पाया जाता है, वेयर इज इट मोस्टली फाउंड, इट इज फाउंड इन द hypodermis of dicot
hypodermis of dicot stems. देखो बेटे, ख्याल रखो, अगर ये यहां पे मैं डाइकॉट स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन बना रहा हूं, ठीक है ना, ये डाइकॉट स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन है, टीएस इसको बोलते हैं, टीएस ऑफ डाइकॉट स्टेम, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डाइकॉट स्टेम, ठीक है। तो उसमें आप क्या देखोगे, सबसे बाहर वाला पार्ट जो होता है, दिस इज कॉल्ड एपिडर्मिस। हाँ बच्चा, व्हाट इज दिस नोन एज एपिडर्मिस। सो डाइकॉट स्टेम के ट्रांसवर्स सेक्शन में आपको सबसे बाहर वाला जो लेयर मिलेगा, सबसे बाहर वाला जो पार्ट मिलेगा, दिस इज कॉल्ड बच्चा एपिडर्मिस, ठीक है। अब एपिडर्मिस के अंदर जो पार्ट होते, जो लेयर पाया जाता है, ये वाला जो मैंने डिफरेंट कलर से यहां पे शो किया बच्चा, दिस लेयर इज नोन एज हाइपोडर्मिस। सो हाइपोडर्मिस इज लोकेटेड जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, एंड इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेम, बच्चा, hypodermis is made up of collenchyma. All right, शाबाश। सो बेटे, यहां आपने ख्याल रखा, इट इज फाउंड इन द हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम्स एंड पीटियोल ऑफ लीव्स। लीव्स का जो पीटियोल होता है, मसलन बेटे अगर यहां पे लीफ है, आपको पता है बेटे लीफ के 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है यहां बेस, दिस इज कॉल्ड लीफ बेस, ऑलराइट, दिस इलोंगेटेड पार्ट इज नोन एज पीटियोल, ऑलराइट, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड लैमिना, दिस पार्ट इज कॉल्ड लैमिना, शाबाश। सो ये जो पीटियोल होता है, इस पीटियोल में भी आपको क्या मिलता है बच्चा, यहां पे भी आपको कोलेनकाइमा मिलेगा, ठीक है, शाबाश। सो द टर्म कोलेनकाइमा वाज गिवन बाय शेलिडन। व्हाट इज कोलेनकाइमा? इट इज ए लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, बट इट इज लिविंग इन नेचर, ऑलराइट। वेयर इज इट फाउंड? It is found in the hypodermis of dicot stems and petiole of leaves. All right.